नमस्कार दर्शकों, मैं नाविका कुमार आज सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत करती हूं। किसान आंदोलन 428 दिन, 10,000 से ज्यादा घंटे का विरोध प्रदर्शन, 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, 600 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे और उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस। चौंक गए? मैं भी चौंक गई जब आज सुबह प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया और इसी बात पर टाइम्स नाउ ने इनसाइट के साथ मिलकर एक सर्वे एजेंसी वीटो के साथ एक स्नैप पोल किया है जिसमें करीब 15,000 लोगों की राय जानी। उसका रिजल्ट मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की टॉप न्यूज यही रही कि आज देश में सुबह 8:19 पर एक ट्वीट आया जिसमें ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे देश के नाम एक संदेश देंगे। जब प्रधानमंत्री आए तो कृषि कानून के तीनों बिल वापस करने का ऐलान किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन में कहा और ये कहा उन्होंने कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई जो हम कुछ किसानों को ये बात समझा नहीं पाए। मैं किसी को दोष नहीं देता, ये हमारी ही कमी रही होगी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र हमेशा जीता है और आज लोकतंत्र की जीत हुई है। मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो आज जो पब्लिक के सवाल हैं उन पर हमने एक सर्वे तो किया है। सर्वे के रिजल्ट देखने से पहले आइए मिलवाती हूं आज अपने विशेषज्ञों से, आज अपने पैनल से। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं नुपुर शर्मा, बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है, सुची विश्वास,
उत्तर प्रदेश कांग्रेस की लीडर हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना से हैं, राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और डेप्यूटी लीडर भी हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपने पैनल के पास जाऊं, पहले के 3 सवाल हम देख लेते हैं जो हमने सर्वे में पूछे थे, उनके रिजल्ट क्या आए। सबसे पहला सवाल हमने पूछा, कृषि कानून वापस लेने का फैसला क्या है, और इसमें हमने 4 ऑप्शंस दिए थे। सरकार का मास्टर स्ट्रोक, जैसे कि कुछ बीजेपी के नेता और मंत्री समझाना चाह रहे हैं, सरकार की मजबूरी, जनमत का सम्मान, विपक्ष का दबाव। 45% लोग समझते हैं कि यह मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन 55% लोग इन तीनों कारणों के वजह से इस सपोर्ट के विरुद्ध हैं। 55% लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ये सरकार की मजबूरी थी, 25% लोग ऐसा समझते हैं, विपक्ष का दबाव था 10%, और जनमत का सम्मान 20%। तो 45% लोग समझते हैं मास्टर स्ट्रोक, लेकिन 55% लोग समझते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक तो कतई नहीं था, ये सरकार की मजबूरी हो सकती है, विपक्ष का दबाव और जनमत का सम्मान। ये हमारे सर्वे के रिजल्ट हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमने पूछा, कृषि कानून वापसी का पूरा क्रेडिट किसे देंगे? सिर्फ नरेंद्र मोदी 35%, राहुल और प्रियंका गांधी 10%, जनता का दबाव 25%, पूरे विपक्ष की गोलबंदी इसको 10%, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को 20% लोग क्रेडिट दे रहे हैं। तो 35% नरेंद्र मोदी, 20% कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये लोगों का मत है। तीसरा सवाल भी सुन लेते हैं, कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर आपकी राय क्या है? फैसला वापस लेना सही 20%, फैसला वापस लेना गलत 0%, विपक्ष की राजनीति सफल 0%, 5 राज्यों में चुनाव की मजबूरी 80% लोग ये समझते हैं कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इसकी मजबूरी है और कुछ भी नहीं। अब करण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करण सिंह, जिन्होंने ये सर्वे किया है। करण जी, आप अगर हमें बता दें कितने रिस्पोंडेंट्स थे इस सर्वे के, ये सर्वे आपने कैसे किया और ये सर्वे सही क्यों माना जाए? करण, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपका म्यूट पे है। शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं पहला सवाल नुपुर शर्मा जी से पूछती हूं। और नुपुर शर्मा जी, 80% लोग समझते हैं कि ये आपकी मजबूरी थी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। तो ये मजबूरी अब क्यों हुई, पहले क्यों नहीं? नमस्कार नविका, आपको, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को, और खासकर करण को, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, मेरे साथ के पड़े हुए हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक ये मजबूरी दिखाई जा रही है, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और आज एक फेस्टिवल का दिन है, आज उल्लास का दिन है, जहाँ पे गुरु नानक का प्रकाश पर्व है, जहाँ पे आपकी कार्तिक पूर्णिमा है और आज देव दीपावली भी मनाई जाती है। और इसमें बहुत ही इमोशनल होकर प्रधानमंत्री जी ने ये मानते हुए कि कहीं ना कहीं एक वर्ग को हम ये समझाने में कि इसमें ये जो 3 कानून पारित किए गए थे, इसमें कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के, कहीं ना कहीं 80% जो छोटे किसान भाई बहन हैं हमारे, उनके हित के कानून थे। कहीं ना कहीं हम शायद अपने तरीकों से उनको समझाने में शायद विफल हुए।
लेकिन ये मान लेना कि ये कानून को वापस लेने का एकमात्र कारण ये था कि आगे चुनाव आने वाले हैं। अगर आप राजनीति जोड़ेंगे तो फिर हम असम में जो हमने प्रदर्शन दिखाया वो कर पाते, पुडुचेरी में हमने पहली बार सरकार में हमें होने का मौका मिला है, सर्व करने का मौका मिला है नविका जी, ना हम वो कर पाते। 3 से 77 सीटें हासिल कर ली हमने वेस्ट बंगाल में, ना हम वो कर पाते। अरे जीएचएमसी के चुनाव के अंदर जिस तरीके से हमने प्रदर्शन दिखाया अपना, ना हम वो कर पाते। रही बात लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत के चुनाव की, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो आपके गुजरात में ही क्यों ना हो, वहां पे भी प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है अपने कामों से, अपनी नीतियों से, नीतियों को किस सक्सेस रेट से हमने लागू करके दिखाया है, अपने जनता जनार्दन तक, उनके घरों तक हमने कौन सी फैसिलिटीज को सक्सेसफुली पहुंचाया है। अगर सारा देश इतना खुश था और आप इलेक्शन भी जीतते चले जा रहे थे तो आप क्यों वापस ले लिया? देखिए नविका जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपने करण के जो आपने अभी जो आंकड़े दिखाए उसमें इसका जवाब था कि कहीं ना कहीं जनता का सम्मान, और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद माना कि आज आपका इतना बड़ा पर्व का दिन है, प्रकाश पर्व का दिन है, आप अपने घरों में जाइए, अपने परिवारजनों के पास जाइए, आप अपने खेतों में जाइए, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं आप, और कहीं ना कहीं एक वर्ग को समझाने में हम विफल रहे हैं, मान रहे हैं, और इसीलिए माफी मांगते हुए हम कानून को वापस ले रहे हैं। हाँ, ये हमारे किसान भाइयों के हित में था, ये जैसे दिए से प्रकाश निकलता है, ये इतना शुद्ध सच था, इसमें इतनी सच्चाई थी, इसको कोई नकार नहीं सकता। कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को शायद समझने में या समझाने में हम विफल रह गए, ये मानते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो वैसे भी मान गए थे नविका जी, आप जानती हैं कि 1.5 साल के लिए इसको रद्द करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, उससे आगे बढ़ते हुए हम, केंद्र सरकार ने कहा चलिए हमने रद्द किया, हमने कम से कम 11 बारी उनसे टॉक्स किए, डिलिब्रेशन किए, सर्वोच्च न्यायालय ने समिति भी गठित करी, उसके सामने हमारे किसान मानते ही नहीं, लेकिन ये किसान है कि मानते ही नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, अब सारे इलेक्शन जीत रही थी बीजेपी, एक छोटा सा वर्ग, नुपुर जी कह रही हैं, जो नहीं मान रहा था, उनको खुश करने के लिए आज ये किया गया है। तो क्या अब एक छोटा सा वर्ग कश्मीर में है तो क्या हम 370 भी वापस करेंगे? बड़ा सा वर्ग जिसने शाहीन बाग पर प्रदर्शन किए थे वो सीए एनआरसी के खिलाफ है, तो क्या हम वो भी वापस करेंगे? क्या अब ये वापसी का दौर यही थमेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई छोटा तबका नहीं था जो आंदोलन कर रहा था, और ये पूरे देश में प्रदर्शन चालू थे, खास करके पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। और हम देख रहे थे किस तरीके से आक्रोश बढ़ता जा रहा था जब केंद्र सरकार उनको दरकिनार कर रही थी। केंद्र सरकार ही नहीं, देश की पूरी मीडिया उनको आतंकवादी संगठन से जोड़ रही थी, उनको खालिस्तानी बता रही थी, उनको एंटी नेशनल्स बोल रही थी, और बोल रही थी कि रिफॉर्म के खिलाफ ये लोग हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है, समझ तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी में है, वही समझ जो रातों रात डिमोनेटाइजेशन ले आते हैं। और आज हमारी जीडीपी ग्रोथ स्टोरी देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी देख लीजिए, उसको हम खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। 1 साल में 700 से ज्यादा हमारे किसान भाई बहन मर गए। आप फिर भी कहेंगे कि ये छोटा तबका था? आप बहुत इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जाएं, और इसमें सत्य है कि इलेक्शन के चलते एक ऐसी सरकार जो बाकी किसी का हित नहीं देखती हो, ना किसानों का हित देखेगी, ना आम जनता जो त्रस्त है क्योंकि जॉबलेसनेस है, आप देख रहे हैं प्राइस राइज है, फ्यूल प्राइस राइज है, सब कुछ है, फिर भी उनकी बात सुनाई नहीं दे रही है। तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आपको वो आवाज सुनाई दे रही है जो चुनावी सर्वे आपको बता रहे हैं कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। ये अपना राजनीतिक हित देखकर ये निर्णय लिया गया है। और अगर यही निर्णय लेना था कि जहां पे आप सम्मान कर रहे थे देश की जनता का, तो ये निर्णय जब आप पार्लियामेंट में, जो एक राज्य का टॉपिक है एग्रीकल्चर,
उसको केंद्र सरकार के माध्यम से लागू कर सारी ऑपोजिशन पार्टीज आपसे कह रही थी कि कोई भी रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, आप स्टैंडिंग कमेटी में फिर से भेजिए, कहीं कहीं इसमें प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर फिर आप लाइए, हम सब आपके साथ खड़े हैं। पर विपक्ष की भी आवाज नहीं सुनी गई, विपक्ष की आवाज दबाई गई। तो गैर संवैधानिक तंत्रों का इस्तेमाल कर प्रजातंत्र के खिलाफ काम कर स्टेक होल्डर्स की राय ना लेकर जबरन अथॉरिटेरियन मैनर में ये पास करना, ये जताता है कि कहीं ना कहीं ये अथॉरिटेरियन लीडरशिप के चलते आज उनको मुंह की खानी पड़ी है और उनको एक स्टेप बैक लेना पड़ा है। क्योंकि जो यहाँ के किसान भाई बहन हैं, आपने उनको एंटी नेशनल कह दिया हो, उनको दबाकर कुचलकर मार दिया हो, लाठी चार्ज कर दिया हो, टीयर गैस चला दिए हो, आपने हर तरीके से कोशिश की होगी कि आप उनको हर तरीके से उनको डिमोनाइज करें। पर आज जीत उन्हीं की हुई है वो। और रिफॉर्म और रिजॉल्व की अगर बात करें तो किसान अपने रिजॉल्व पे डटे रहे और उसी की वजह से आज सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये सच्चाई है। सुचि विश्वास जी, जरूर किसान के जो ये लॉज हैं ये वापस हुए हैं, लेकिन इसका फायदा राहुल और प्रियंका जी से ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस सर्वे में दिख रहा है। अब ये थोड़ी विडंबना नहीं है? क्योंकि अगर आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में रखते तो प्रियंका, राहुल गांधी के वोट भी शायद कैप्टन अमरिंदर जी के साथ मिल जाते और कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी होती। लेकिन यहां तो शायद आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नंबर प्रियंका गांधी वाड्रा जी और राहुल जी से ज्यादा हैं। नविका जी, कार्तिक पूर्णिमा और गुरुपर्व की आपको बहुत बधाई। और इसके साथ साथ ये जो तीनों काले कानून, राज्यसभा टीवी म्यूट कर, ध्वनि मत के माध्यम से विपक्ष को बाहर का रास्ता दिखाकर शीतकालीन सत्र को रद्द कर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और तानाशाही तरीके से पास किए गए थे। तो यह लोकतंत्र की जीत है, देश के अन्नदाता की जीत है और मोदी सरकार के अहंकार और हठ धर्मिता की हार है। तो जिस विषय से आप इसे जोड़ रही, अभी मेरी बीजेपी की प्रवक्ता साथी ने पहली बार संवेदनशील शब्द का इस्तेमाल किया। 700 किसानों की शहादत हो गई, बैरिकेडिंग खोद दिया, पाकिस्तान, खालिस्तान, टेरर फंडिंग, पॉप स्टार, पोर्न स्टार, आतंकी संगठन, आंदोलन जीवी, परजीवी, कोई जुमला बचा नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर लोनी विधायक की पुलिस बलों की मौजूदगी में दादागिरी, शौचालय हटाना, बिजली काटना, गड्ढा खोदना। तो ये जो अराजकता थी सरकार की, जब शांतिपूर्ण ढंग से कंट्रोल ना कर सके तो लखीमपुर का नरसंहार, गाड़ी चढ़ा दिया गृह मंत्री साहब के बेटे ने। उसके बाद दूरबीन लेकर गृह मंत्री जी ढूंढ रहे थे कि प्रदेश में बाहुबली कहाँ है। तो एक करारा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की वापसी जो लिया, अभी जो प्राइसेस कम हुआ, और ये शुरुआत है। अब ये सरकार की वापसी के साथ ही ये सिलसिला थमेगा। तो भारतीय जनता पार्टी देख रही है, चुनाव जो अन्य राज्यों के चुनाव सर पर हैं, सर्वे के आंकड़े उनके पास भी हैं, और कितनी भी लीपापोती वो करें, लोकतंत्र में जब लोक आगे आता है तो तंत्र को ही पीछे जाना पड़ता है। ये माननीय प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं। अब कितना भी दिया बत्ती, प्रकाश, उदाहरण, लोक लुभावनी बातें करें, बेहतर व्याकरण या शब्दावली भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इस्तेमाल करें, नूपुर जी को भी बेहतर पता है और उनके संगठन को भी बेहतर पता है कि टाइम टू पैकअप। प्रदीप सिंह जी, टाइम टू पैकअप कांग्रेस कह रही है, टाइम टू पैकअप हो गया है। क्या ये मजबूरी थी 5 राज्यों में चुनाव की? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में जिस तरह की एक हवा, एक लहर चल रही थी, ये उसका नतीजा है कि ये किसान कानून आज वापस लेने पड़े हैं भाजपा को? ये नविका जी, मैं इस पूरे प्रकरण को एक दूसरी तरीके से देखता हूँ, जो आपने अपनी स्टेटमेंट में जिसका हल्का सा जिक्र किया, वो ये कि मेरी नजर में ये भारतीय जनतंत्र के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत कि साइलेंट मेजॉरिटी पर वोकल माइनॉरिटी। और मैं सरकार की ही बात से, तो सरकार कह रही है कि ये कानून 80% और मझोले किसानों के हक, उनके फायदे के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, तो उनके हित पर 20% की जो माइनॉरिटी है उसके हित को क्यों तरजीह? तो या तो ये कृषि कानून किसानों के लिए खराब थे, हटाए क्यों गए, और अच्छे थे तो हटाए क्यों गए?
इसका सवाल इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरी बात, चुनाव की जो आप बात की, देखिए दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव का ख्याल नहीं रखती। तो बीजेपी रखती है, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं नजर आती। जो लोग इस आंदोलन का पीछे से समर्थन कर रहे थे वो भी चुनावी दृष्टि से ही कर, लेकिन इसका असर पंजाब में जो हुआ, कोई भी सरकार होती उसके लिए चिंता की बात थी। मॉडर्न स्टेट है पंजाब, वहां जिस तरह से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही है, इसका जो सिलसिला बढ़ रहा है, वो एक बात है। दूसरा, आप देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती। हरियाणा में आप हेलीपैड देंगे, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में जाएं तो वहां जाने नहीं देंगे, बंधक बना लेंगे, मारपीट करेंगे। तो ऐसे में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर ये कृषि कानून वापस नहीं हुए तो पंजाब में चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ता निकल ही नहीं पाएंगे, उनके साथ मारपीट होगी, हिंसा होगी, तो फिर चुनाव कैसे होगा। तो सरकार के सामने कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं, लेकिन जो टाइमिंग है वो सवाल उठाएगी कि भाई आपने चुनाव से ऐन पहले ही क्यों इसको वापस लिया, और ऐसे समय पर वापस लिया जब इस आंदोलन को 1 साल होने जा रहा है और 80% छोटे मझोले किसानों ने पूरे 1 साल में 2.5 स्टेट से बाहर समर्थन नहीं बढ़ने दिया इस आंदोलन का। ये आंदोलन बिखराव की ओर था, आपस में झगड़े होने लगे, चुनाव में जाएंगे नहीं जाएंगे, कौन किसका समर्थन करेगा नहीं करेगा, इसका सवाल उठने लगा। ऐसे में इस समय पर वापस लेना, जब ये आंदोलन पीक पर था, तब एक अननोन के डर से आप वापस ले लेते कि भाई इसमें तमाम तरह की शक्तियां शामिल हो रही हैं, ये पता नहीं क्या स्वरूप लेगा, इसलिए अच्छा है कि इसको अभी टाल दिया जाए। क्योंकि वैसे भी हमने सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और हमने भी 2 साल इसको मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। उस समय बात समझ में आती, इस समय किया है आपका इरादा कुछ भी हो, आपकी नीति कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये उठेगा कि आपने सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। जवाब दीजिए नुपुर शर्मा जी, बहुत सही प्रश्न उठाया प्रदीप सिंह जी ने कि एक आपने खुद ही कहा कि एक सेक्शन था फार्मर्स का जो कन्विंस नहीं हुआ था, जो बात मान नहीं रहा था, उसके लिए आपने जितने लोग बाकी इस देश के हैं उनकी ना सुनते हुए सिर्फ उस सेक्शन को कहा, तो क्या ये एक प्रेसिडेंट बनेगा? क्या अब इसके बाद ऐसा ही होगा कि जब शोर मचाने वाले कुछ चंद लोग आगे आएंगे तो उसके बाद वो फैसलों को पीछे लेने के लिए मजबूर करेंगे सरकार को, और बाकी के जो लोग हैं वो बस तमाशा देखेंगे? देखिए नविका जी, जहां तक आपका 370 का सवाल है, अगर उसके विरोध में कोई खड़ा है तो गुपकर अलायंस खड़ा है, और उनके क्या कारण हो सकते हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है धारा 370 का और 35A का एब्रोगेट होना, मुझसे भली भांति आप जानती हैं। लेकिन यहाँ बात हुई एक छोटा नहीं, सारे किसान थे देश भर के अंदर। देखिए मेरी, शायद मैं असमर्थ रही हूँ, मैंने तो देखा नहीं 16 करोड़ किसान, जो गिनती मानी जाती है देश में, किसान वर्ग से 16 करोड़ लोग आते हैं हमारे देश के अंदर, 16 करोड़ किसान जमीन पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हो। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक वर्ग ही था जिसको समझाने में हम विफल हो गए, और बहुत ही मैं कहूंगी अनफॉर्चुनेट है कि उसमें कहीं ना कहीं छोटे किसानों की भलाई की बात थी, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं आम किसान भी कुछ आई वुड से मोटिवेटेड तबकों के साथ भी मिक्सअप हो रहा था। अब इन्होंने कहा कि आपने क्या गाली नहीं दी, बिल्कुल सही नहीं है। मेरे ननिहाल में खेती होती है, किसी भी किसान भाई या बहन को आप कुछ भी चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड से, फ्लारी लैंग्वेज से डिस्क्राइब करें, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और ये बात तो मैं कहूंगी कांग्रेस के ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के जॉइंट कन्वीनर गुरसिमरत सिंह मंद और रवनीत बिट्टू जी हो, चाहे भाजपा से कोई हो, किसान भाई बहनों को कुछ अनाप शनाप टिप्पणियों से आप कहें तो डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए था। अब आई महंगाई की बात, प्रियंका जी ने कही, प्रियंका जी महंगाई की बात, अगर शायद महाराष्ट्र की सरकार अपने प्रदेश में, अपने राज्य के अंदर सरकार चलते हुए पेट्रोल डीजल पे वैट कम करती तो मैं आपकी बात से भली भांति वाकिफ होती।
अब ये कहा गया कि ये जो कानून पारित हुए थे इनका तरीका गैर संवैधानिक था, कानूनी गैर संवैधानिक थे। अगर ये दो बात में हल्की सी भी सत्यता होती तो सर्वोच्च न्यायालय इनको रद्द करता, रोक नहीं लगाता। तरीका और कानून खुद अगर दोनों गैर संवैधानिक होते तो रद्द करता, रोक नहीं लगाता। दोनों में अंतर है। और तीसरी बात, मेरी तो समझ के बाहर है, लेकिन मुझे नहीं पता मियां खलीफा क्या खेती करती है। मियां खलीफा पॉर्न स्टार है। और मैं एक बार और कहना चाहूंगी, दिल्ली उच्च न्यायालय में काम करने वाले एक वकील समीर भल्ला नाम है, निखिल भल्ला नाम है उनका, वो ट्रैक्टर के ऊपर 26 जनवरी को क्या कर रहे थे? हाँ, कि किसान भाइयों पे लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, अक्टूबर 2020 में सोलिसिटर जनरल साहब ने सर्वोच्च न्यायालय को खुद कही थी। बल्कि 26 जनवरी के दिन 2021 में हमारे पुलिसकर्मी बकायदा अपनी वर्दियों के अंदर किस तरीके से पिट रहे थे, पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा। काश आज की तारीख में मुल्तई के अंदर जब 24 किसानों को दिग्विजय सिंह की सरकार ने शूटेड तब वापस ले लेते कानून, ये बात भी तब वापस ले लेते कानून। नुपुर जी, पिछले अक्टूबर से आपने देखा कि पुलिसकर्मी भी पिट रहे हैं, किसानों पे भी लाठीचार्ज हो रहा है। हरियाणा में क्या क्या नहीं कहा गया किसानों के बारे में, किसको नहीं मारा गया, यहाँ तक कि निहंग भी कहा जाता है, घुस गए थे किसानों के आंदोलन में। तब कुछ कर लिया होता तो लोग समझते कि हाँ, इसमें अब बाहर के एलिमेंट्स ऐसे घुस गए हैं कि ये आंदोलन जो है हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन ये तब नहीं हुआ, ये हुआ तो अब हुआ। और यही सवाल आज लोग पूछ रहे हैं। इससे पहले कि मैं डिबेट पर वापस आऊं, मैं बताना चाहती हूं कि हमने और सवाल पूछे थे लोगों से। चौथा सवाल हमने जो लोगों से पूछा वो ये कि कृषि कानून वापसी के बाद क्या होगा। ऑप्शंस थे, किसान विरोधी प्रोपेगेंडा खत्म होगा, 10% ही लोग समझते हैं कि खत्म होगा। पीएम मोदी का कद बढ़ेगा, 50% लोग समझते हैं, लेकिन मोदी की छवि के विपरीत फैसला है, 20% लोग समझते हैं। 370 और सीएए हटाने का दबाव बढ़ेगा, ये भी 20% लोग समझते हैं। तो बैलेंस है, 50% लोग समझते हैं कि मोदी का कद बढ़ेगा, लेकिन बाकी 50 समझते हैं कि या तो गलत फैसला उनके नेचर के खिलाफ है, या समझते हैं कि दबाव अब आगे से उन पर ज्यादा बढ़ेगा, और 10% लोग समझते हैं कि प्रोपेगेंडा कम नहीं होने वाला। पांचवा सवाल जो हमने पूछा, कृषि कानून वापसी का यूपी पे क्या असर होगा। बीजेपी को फायदा होगा, 40% लोग कहते हैं। कांग्रेस को फायदा होगा 20%, अखिलेश को फायदा होगा 30%, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा 10%। पर 40% लोग समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स के लिए ही हुआ है, और बीजेपी को शायद 40% लोग समझते हैं कि फायदा होगा। लेकिन 80% लोगों का मानना था, आपने पहले देखा कि 80% लोग समझते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव की वजह से हुआ है। छठा सवाल, कृषि कानून वापसी का पंजाब में असर। अब पंजाब में हमने आम आदमी पार्टी का इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी वहां, और बीजेपी ने यहां पर कानून पास किए थे, और अकाली दल बीजेपी से नाता छोड़कर एनडीए सरकार से बाहर हो गई थी। तो सवाल हमने पूछा, बीजेपी को फायदा, 40% लोग कहते हैं बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को फायदा 20% लोग, अकाली दल को फायदा 10% लोग, अमरिंदर सिंह को क्रेडिट 30% लोग। यानी कि बीजेपी और अमरिंदर सिंह मिला दें तो ये एक नई इक्वेशन बनती नजर आ रही है। शुचि जी, आपको लगता है ऐसी कोई नई जो इक्वेशन बन रही है उसमें खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह जी से तो आपने नाता तोड़ लिया। आपने इसकी वापसी से फायदे और प्रधानमंत्री जी की छवि से जो मूल रूप से जोड़ा है, तो मुझे लगता है छवि तो हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके एक महामानव के तौर पर बनाई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में धरातल पर जो स्थिति है, तो बाबा जी ने ब्रज में फगुआ मनाया, 33 करोड़ का दिया जलाया, उसके अलावा तो उत्तर प्रदेश में आग लगाया। चाहे आप एनसीआरबी का डेटा लें, चाहे जवान की स्थिति लें, चाहे महिलाओं की स्थिति लें, चाहे रोजगार की स्थिति लें, लोगों को पकड़ पकड़ के कलेक्टर बना रहे हैं। बाद में पता चलता है कि वो वीडियो फर्जी थे जो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ट्वीट किए गए।
दूसरा अभी बताया कि खलीफा जी खेती करती हैं, ये तो आपके आईटी सेल को पता होगा। जो 3 रुपए 20 पैसे में पवन शर्मा बन के रजिया बानो ट्वीट करते हैं, उन्हें पता होगा। हाँ, जिन्होंने किसानों को आतंकवादी बनाया उन्हें पद्मश्री मिला, और आज प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं किसानों से माफी मांग ली, तो क्या अब उत्कृष्ट नागरिक का सम्मान वापसी होगी? तो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, जो उनका आईटी सेल है, जो उनका काम करने का तरीका है, और जो धरातल पर हालात है, देशवासी ये समझ चुके हैं कि यू टर्न सरकार है ये। देशवासियों को पता है कि जब सीमाएं खतरे में होंगी तब ये बताएंगे ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। तब इनको सैटेलाइट इमेजेस भी झूठी हैं, तमाम जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वो भी गलत है, फिर वो मेंटन में अनुवादित करने के बाद ग्लोबल टाइम्स में छपेगा। तो जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए उस दिन प्रधानमंत्री जी की छवि पर बात करिएगा। रही बात उत्तर प्रदेश के चुनावों की, तो जो स्थिति है, जो जीत चढ़ाई है टेनी साहब के पुत्र ने, उसी जीत पे बैठा के भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से वापसी है। आपका सर्वे जो भी कह रहा है, किंतु वास्तविकता यही है। टाइम टू पैक अप, आई एम टेलिंग यू अगेन, टाइम टू पैक अप। करण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं करण सिंह जी को पूछना चाहती हूं कि आपके इस सर्वे को कितने लोगों ने जवाब दिया और कहां से जवाब दिया? इन राज्यों से जहां चुनाव हो रहे हैं, पूरे भारत से, ये सर्वे आपने कैसे किया? Namaskar, Navika ji, and namaste to all the panelists. Hello, Nupur ji also. She's been my classmate at the LSC, coursemate. And greetings for Guru Purab also to all of you. So, Navika, coming to the point, जैसे आप पूछें कि हमने सर्वे कैसे किया, सर्वे बिल्कुल ही न्यूट्रल और एपॉलिटिकल है, क्योंकि इसमें 2 चीजें यूज की गई थी। एक आप जानती हैं हमारा वीटो ऐप है, विच इज अ पोलिंग ऐप, पैन इंडिया पोलिंग ऐप है। जो भी क्रिटिकल सवाल आज हमारे देश में उठ रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उस पे सवाल बनाए जाते हैं सुबह शाम, और पूरे देश में ये सवाल पूछे जाते हैं। 50,000 से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं और 15,000 के आसपास डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो इस टाइम जो हमने आज सुबह ये स्नैप पोल किया, जब भी हमने डिसाइड किया कि ये सवाल पूछे जाएंगे आज, तो 10,600 लोगों ने हमारे ऐप के ऊपर जवाब दिया, और लगभग 4,400 4,500 लोगों को हमने अपने कॉल सेंटर के जरिए पैन इंडिया पोलिंग करी। तो टोटल सैंपल लगभग 15,000 है, जो आज हमने टोटल सैंपल जो पोलिंग करी स्नैप की। तो इन टोटल 15,000 लोगों ने इसका जवाब दिया, एंड दिस सैंपल इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ऑफ कोर्स दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, जहां पे इलेक्शन का माहौल थोड़ा ज्यादा गर्म है इस टाइम, वहां से थोड़ा हमको डिस्प्रोपोर्शनेटली हैवी सैंपल आया, क्योंकि वहां पे इलेक्शन की गर्मी एकदम बढ़ चुकी है। एंड सो दिस इज द इंटायर मेथोडोलॉजी। एज आई सेड, करण सिंह जी, 15,000 लोगों ने जवाब दिया है फोन और वीटो ऐप के द्वारा, और ये है सैंपल का साइज पूरे देश से, लेकिन इन राज्यों से ज्यादा जहां पर चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। थैंक यू करण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कृषि कानून वापसी से विपक्ष की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? सबसे पहला जो ऑप्शन था, कांग्रेस ताकतवर होगी। ये 13% लोग सिर्फ मानते हैं कि कांग्रेस इससे ताकतवर होगी। विपक्ष की साझेदारी मजबूत होगी, क्रेडिट लेने की होड़ लगेगी, आंदोलन का तरीका बढ़ेगा। इस पर देखिए लोगों ने क्या कहा है। 50% लोग कह रहे हैं कि क्रेडिट की होड़ बढ़ जाएगी, आंदोलन का तरीका बढ़ेगा 12% लोग, और विपक्ष की साझेदारी मजबूत होगी 25% लोग। तो विपक्ष के लिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लॉटरी सी लग गई है। प्रदीप सिंह जी, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए नविका जी, दो मुद्दे हैं। एक तो ये है कि ये कानून वापस लेने से ये जो मुद्दा बना हुआ था, विपक्ष जिसका समर्थन कर रहा था किसान यूनियन के आंदोलन का, तो वो मुद्दा तो खत्म हो गया क्योंकि वो कानून वापस हो गया। लेकिन किसानों का मुद्दा खत्म हो गया ये मैं नहीं कह रहा हूँ। किसानों का मुद्दा निश्चित रूप से बना रहेगा, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का मुद्दा खत्म हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस कदम से एक मुद्दा जो है विपक्ष से ले लिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को और आम लोगों को जो उनके समर्थक नहीं है या हो सकते हैं फेंस सीटर्स हैं, उनको कैसे कन्विंस करती है, कैसे बताती है, कैसे समझाती है।
अब बीजेपी कह रही है कि ये पीएम का जो है मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये लोगों को अगर समझ में आएगा, कन्विंस होंगे, तब ये मास्टर स्ट्रोक बनेगा, नहीं तो ये मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसी तरह, क्योंकि नूपुर जी, यही तो बात है, अगर आप किसानों के एक वर्ग को नहीं समझा पाए तो क्या गारंटी है कि ये बात कि आपका मास्टर स्ट्रोक है या ये एक स्टेट्समैन लाइक डिसीजन था कानून वापस लेने का, ये सारे लोगों को समझ आ जाएगा और चुनाव में आपकी जीत होगी? ये कैसे गारंटी लेंगी आप? देखिए नविका जी, हम तो चुनाव से इसको जोड़ नहीं रहे हैं, जो जोड़ना चाह रहे हैं इसका जवाब वही दें। इसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक पदाधिकारी होने के नाते बता सकते हो, हम इसे संवेदनशील मुद्दा मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बारी संसद के पटल में कहा था, मैं गरीब, वंचितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की सरकार लेके आया हूं, सबका विकास करने आया हूं, सबका साथ लेके और अब सबके प्रयासों से सबका विश्वास भी जीतने आया हूं। तो मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप उनकी सरकार के कार्यकाल में 2014 से देख लीजिए, उन्होंने किसानों जी ने अपने अगस्त 5, 2018 के टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख में बहुत ही डिटेल के अंदर बता दिया कि मोदी जी ने ही अगर किया है तो कुछ ढंग का किया है किसानों के हित में। लेकिन नुपुर शर्मा जी, कांग्रेस की पब्लिक ऐसा समझ रही है कि नहीं, ये सवालों से पता चलता है। और एक मिनट, आप पब्लिक के सवाल सुन लीजिए। किरीट राजा दिल्ली से हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि मोदी जी को चुनावी गणित के लिए देश हित के फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। वक्त का तकाजा है कि हम मोदी जी के हाथ इतने मजबूत करें कि वो बिना किसी दबाव के देश हित में काम कर सकें। तो डिसअपॉइंटमेंट उनमें भी है जो मोदी जी से सपोर्ट करते हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन धर्मवीर एक किसान है जिनका 2 एकड़ की जमीन है राजस्थान में, उनका कहना है 40 वर्षों से इन 3 कानून को लाने के लिए आंदोलन हुए थे। अब आगे किसान इन 3 कानून को लाने के लिए किस मुंह से आंदोलन करेगा? जवाब दीजिए पब्लिक। मैं नविका जी इसका जवाब दूंगी कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इज द नीड, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इज द नीड ऑफ द आवर। इससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी कि हम किसानों के हित में करी बात एक वर्ग को समझाने में विफल रहे, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं देश से। और यह मान लीजिए कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ज्यादातर विपक्षी दल के नेता थे, अरे यहां तक के नेताजी समाजवादी पार्टी के खुद उसमें मौजूद थे। और यही वो कानून है जिसके बारे में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जगह जगह बकायदा डिटेल में लिखा है। अरे यहां तक लिखा कि हम तो मंडी उखाड़ के फेंक देंगे। इन तीनों कानून के अंदर मंडी उखाड़ने का कहीं पे भी प्रोविजन या प्रावधान नहीं था। अब मेरी बहन ने कहा टाइम टू पैकअप। अब बहन, अमेठी से तो पैकअप हुआ और वो अमेठी से उखड़ के वायनाड गिरे। मैं पूछना चाहती हूं, क्या वायनाड के अंदर जहां पे मंडी सिस्टम ही नहीं है, आज तक आपके बड़े नेता राहुल गांधी ने इस बारे में अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आप तो इन्हीं किसानों के कंधे के ऊपर अपनी बंदूक रख के राजनीति कर रहे थे। बहरहाल आपने किसानों को बैसाखी बनाने की कोशिश करी, वो नहीं बन पाए। आपने मियां खलीफा और रिहाना जैसे लोगों को बैसाखी बनाई, ये तो आपके उस टाइम के एलओपी ने बकायदा संसद के पटल पे उनका नाम लेके उनके पक्ष में रखी थी बात। तो आप ज्यादा जानेंगे खेती क्या करती है, क्या उगाती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपने यू टर्न की सरकार बोली। बहन, हम वो सरकार है जो निर्णय वापस नहीं लेते हैं। ये उनके पक्ष में थी बात। बकायदा विंटर सेशन के पहले दिन इस पे चर्चा होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और अगर ध्यान से सुना होगा तो कृषि क्षेत्र में तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर आगे डिसीजन या निर्णय लेना जरूरी है, इसके ऊपर समिति भी बनाई जाएगी, बकायदा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन अगर यू टर्न की बात आई तो शाहबानों के अंदर जो जलेबी बना चुके हैं खुद, and you as a government was on its knees because of minority appeasement and vote bank politics no less। तो अगर टाइम टू पैकअप की बात है तो अगर अपने इतिहास में अगर आप देखेंगी तो क्या क्या निकलेगा, हाउ मेनी skeletons will tumble out of the closet, ये the lesser said the better। अब हम पिछली सेंचुरी की बात अगर ना करें, ये जो फैसले हुए थे शाहबानों के, जी इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं, लेकिन ये
80 के दशक में हुई बातें हैं। चल रहा है 2021, 2021 में अगर बात करें तो ये कानून वापस हुए हैं। सर्वे बताता है कि ऑपोजिशन की यूनिटी बढ़ेगी, उनका प्रोपेगेंडा बढ़ेगा और 80% लोग समझते हैं कि ये दबाव था इन चुनावों का। बीजेपी माने या ना माने, जनता जो है वो तो यही मानती है। अपने पैनलिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। छोटा सा ब्रेक लेती हूं, लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका दोबारा स्वागत है और अब हमारे साथ सभा जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, आपका सवाल पब्लिक का शो पर बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 किसान कानूनों को वापस लिया। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून वापस लिए हैं, कुछ लोगों का कहना है इससे उनका कद बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने देशवासियों का, किसानों का दुख दर्द समझा और संवेदना दिखाई। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये मजबूरी में लिया गया फैसला है और चुनाव के हार के डर से ये लिया गया फैसला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, उत्तराखंड का चुनाव सर पर है, पंजाब है, गोवा है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत लगातार खराब हो रही है और इसके कारण से ये चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से लिया गया फैसला है। और इस देश के लोगों ने ये देख लिया कि प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तभी जागती है जब उनकी जमानत जब्त होती है, जब वो चुनाव में हारते हैं। मैं एक एक करके आपको घटनाओं का उदाहरण दूंगा। जब ये संसद में बिल आया था, उस वक्त सरकार के पास नंबर नहीं था और जबरन संसद का गला घोटकर कम संख्या होने के बावजूद यह बिल पास किया गया। और उस दिन ही हम लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर है, आप ये बिल पास मत कीजिए। तब हम लोगों को नहीं सुना गया। आपने देखा होगा, मार्शल से खिंचवा के बाहर कर दिया और निलंबित कर दिया गया 8 सांसदों को। उसके बाद 1 साल से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में। किसानों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, देशद्रोही कहा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई। इतनी यातना हिंदुस्तान के किसानों ने आजादी के बाद कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा, इतना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया होगा। और प्रधानमंत्री जी को, जो देश का प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, 1 साल लग गया ये फैसला लेने में, ये तीनों काला कानून वापस करने में। और अभी भी क्या कह रहे हैं कि किसानों को हम समझा नहीं सके। दरअसल प्रधानमंत्री जी उल्टा हो गया, किसानों ने ये बिल समझ लिया कि ये उनके खिलाफ है, इसलिए वो 1 साल से सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। मुद्दा यह नहीं है कि किसानों को आप समझा नहीं सके, मुद्दा यह है कि किसानों को यह समझ में आ गया कि इस बिल से कालाबाजारी, महंगाई और जमाखोरी हिंदुस्तान में बढ़ेगी। इस बिल से जमींदारी प्रथा की वापसी होगी और किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। इस बिल से उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है कि आज जो फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चुनाव जीवी उन्होंने अपने आप को साबित किया। वो किसानों का आंदोलन जीवी कह रहे थे, आंदोलन जीवियों की जीत हुई, क्योंकि हिंदुस्तान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है। हमको आंदोलन से आज़ादी मिली है और आंदोलन से आज किसानों को ये तीनों काला कानून वापस कराने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी चुनाव जीवी है, ये उन्होंने साबित किया। लेकिन संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप दिल्ली में आपकी पार्टी सरकार चलाती है और दिल्ली में एक ऐसा तबका रहता है जो मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा लोग हैं और उनका भी एक ओपिनियन है। उनका ओपिनियन ये रहा था कि
जो भी जिस तरह भी आप देखें, कृषि सेक्टर में जितने लोग डिपेंडेंट हैं, जब तक हम इसमें रिफॉर्म नहीं लाएंगे, मॉडर्नाइजेशन नहीं लाएंगे, तो ये कृषि सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी, ये बढ़ नहीं सकेगा और हमारे देश के किसान आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो रिफॉर्म्स की जरूरत है। इससे क्या आप इनकार करते हैं? सवाल आपने किया नाविका जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। रिफॉर्म्स किस तरह के चाहिए? रिफॉर्म इस तरह के चाहिए कि जो कृषि क्षेत्र पिछली सरकारों के द्वारा इग्नोर किया गया, जिस कृषि क्षेत्र की पिछली सरकारों ने उपेक्षा की, जिस कृषि क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया गया, और इसी के कारण आज हालत यह हो गई है कि किसान को अपने पैदावार पर लागत मूल्य ज्यादा हो रही है और उसको जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो कम हो रहा है। धान पर, गेहूं पर, दाल पर जो उनकी उपज की पैदावार है, जो लागत मूल्य है, वो बहुत ज्यादा पड़ रही है और उनको जो समर्थन मूल्य दिया जाता है वो कम दिया जाता है। तो रिफॉर्म की जरूरत तो ये थी कि प्रधानमंत्री जी अपने वादे के मुताबिक 50% हिंदुस्तान के किसानों के फसल के लागत पर बढ़ाकर समर्थन मूल्य देते। रिफॉर्म की जरूरत तो यह थी कि इसका एक कानून हिंदुस्तान के संसद के अंदर पास होता कि एमएसपी की गारंटी किसानों को दी जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर अगर कहीं खरीद होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रिफॉर्म की जरूरत यह थी कि डीजल पे, खाद पे, केमिकल पे, जो भी उन फर्टिलाइजर पे जो भी उनकी जरूरत पड़ती है, किसानों को जो भी कृषि के साधन संसाधन जरूरी होते हैं अपने फसल के लिए, उस पर सब्सिडी दी जाए। आपने क्या किया? उल्टा पूरे कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की योजना बना दी। आपने क्या लिखा इस कानून में? असीमित भंडारण की छूट। नाविका जी, उन मिडिल क्लास के लोगों को यह समझना चाहिए कि यह बिल उनके भी खिलाफ था। और कैसे था कि अगर असीमित भंडारण की छूट दे दी जाएगी तो सस्ते में किसान से गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल, सस्ते में उनकी उपज बड़े बड़े पूंजीपति खरीदेंगे, उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में अपना भंडारण कर लेंगे और जब बाजार में उन सामानों की कमी हो जाएगी तो मनमाने दाम पर आम जनता को बेचेंगे। यानी वो मिडिल क्लास जिसकी बात आप कर रही हैं वो भी इस बिल से प्रभावित होगा। दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रयोग यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के तमाम देशों में उसकी क्या हालत है जरा उसकी स्टडी करा लीजिए। तीसरी बात, आज WTO में और दुनिया के तमाम विकसित देश भारत के ऊपर दबाव बनाते हैं कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को कम कीजिए। नाविका जी, मात्र 15,000 रुपए प्रति किसान हम सालाना सब्सिडी देते हैं, 15 से 16,000। और अगर अमेरिका की आप बात करें, जिस देश का उदाहरण हम लोग देते हैं बार बार, हमारी सरकार देती है, 42 लाख रुपए सालाना वहां की सरकार उनके ऊपर सब्सिडी देती है। तो खैर, अमेरिका से हमारे यहाँ के किसानों को, पहले हिंदुस्तान के किसान को आत्मनिर्भर तो कीजिए। बिल्कुल कोई कंपैरिजन है ही नहीं अमेरिका के किसानों के और हमारे किसानों के बीच। लेकिन आप कहते हैं और हर विपक्ष का दल ये कहता है कि हम हिमायती हैं आम आदमी के। तो मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर आप इतने हिमायती हैं, आपको किसानों का, आम आदमी का इतना दर्द है, तो अब तक आपने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम क्यों नहीं किए? क्योंकि पिछले हफ्ते इसी समय शायद अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, हमारे साथ समिट पे थे और उन्होंने कहा था हम जल्द ही ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब तक ऐलान हुआ नहीं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दूसरों को इतनी हिदायत देने वाले, इतने सजेशंस देने वाले खुद क्यों आम आदमी का दर्द नहीं समझते? कट गया फोन। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लगता है कि फोन की लाइन कट गई। सवाल दोबारा पूछूं? सुनाई दे रहा है आपको? एकदम
संजय सिंह जी, सवाल मैंने पूछा, अगर आपको इतना आम आदमी का और किसानों का इतनी फिक्र है कि आप बीजेपी को एडवाइस करते हैं कैसे संवेदनशील होना चाहिए, तो आप टैक्सेस कब कम करेंगे पेट्रोल और डीजल पर? देखिए नाविका जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को बार बार सरकार उलझाने का जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार का स्टैंड रहा और हमारे वित्त मंत्री जी ने लिख के दिया, हमारी सरकार ने लिखकर कहा कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी जीएसटी के दायरे में लाइए। जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, हमारे इस प्रस्ताव का विरोध क्यों करते हैं? जब जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल का दाम आ जाएगा तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले से जब सारी चीजों का आप दाम तय कर रहे हैं, इसको भी तय कर दीजिए। रहा सवाल दिल्ली का, दिल्ली ने वो दिन भी देखे हैं जब डीजल और पेट्रोल के दाम दूसरे राज्यों की तुलना में वहां पे कम पे बिकते रहे। अब जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से वो उसके बारे में निर्णय लेंगे, वहां पर भी कम करेंगे टैक्स को। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए, जिसकी वजह से देश में वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले से पेट्रोल डीजल का भी दाम तय हो सके। आज आपको लगता है कि ये किसानों की जीत है, जनता का दबाव है, या ये विपक्ष की जीत है जिससे आज ये 3 किसान के कानून वापस लिए गए? देखिए, निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के करोड़ों अन्नदाताओं की, किसानों की जीत है। हम लोगों ने संसद में जरूर इस मामले को उठाया, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी, हमें निलंबित करके बाहर कर दिया संसद से। और विपक्ष की तमाम पार्टियों ने सवाल उठाए, सरकार को घेरने का प्रयास किया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और पार्टी के कई कार्यकर्ता ने इस आंदोलन में किसान का साथ दिया, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह। लेकिन ये जो बिल वापस हुआ है, इसका क्रेडिट सीधे सीधे किसान संगठनों को, देश के किसानों को जाता है। क्योंकि एक बात बहुत साफ हमें समझनी होगी, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा था सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी। तो इस बेलगाम संसद ने जो काला कानून सड़क पर आंदोलन करने वाले किसानों के खिलाफ पास किया था, उसको सड़क के आंदोलन के दबाव में सरकार को वापस लेना पड़ा है। तो इसका पूरा क्रेडिट किसानों को जाता है। मैं उनको नमन करता हूं और जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है उनको नमन करता हूं। इस आंदोलन ने वो दिन भी देखे जब किसान सड़क पर शहीद हो रहा था, उसका बेटा सरहद पर भारत की रक्षा के लिए जवान शहीद हो रहा था। तो ऐसा हिंदुस्तान पिछले 1 सालों में इस देश ने देखा है, जहां पर कि अलग अलग दिन अलग अलग संकट खड़ा हुआ इस देश के सामने। लेकिन मैं धन्य है उन किसानों को सलाम करूंगा, नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और आज उनके आंदोलन की बदौलत ये बिल वापस हुआ है। संजय सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस दर्शकों, आज इतना ही कहना चाहती हूं कि बीजेपी ने जो किया उससे प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ा या नहीं, वो लोगों को ये बात समझा पाएंगे या नहीं, लोग चुनाव से इस पूरे वाकये को अलग करके देख सकेंगे या नहीं। लेकिन इस वक्त बहुत से लोगों का कहना है कि सरकार पर दबाव बढ़ेगा और फैसले लेने में दिक्कत आएगी और विपक्ष शायद 1 डिग्री ऊपर जाएगा या कई डिग्री ऊपर जाएगा अगले कुछ हफ्तों और महीनों में। ये बात तय है कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो बहुत से इक्वेशंस का रिजल्ट देंगे और ये सारे नतीजे अगर आपको देखने हो तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, सवाल पब्लिका के साथ भी और टाइम्स नाउ नवभारत के साथ भी, क्योंकि हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की खबर। आज के शो पे बस इतना ही, पर जाइएगा नहीं, पाठशाला और प्रोफेसर साहब दोनों बस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।